धन्यवाद दीपिका और डॉक्टर विनीत यादव और इंजीनियर मनीष राव जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर विनीत यादव, जब हम इमर्जिंग साउथ हरियाणा की बात कर रहे हैं और आप लोगों ने, आप मौजूद हैं, आप सुन ही रहे होंगे, हेल्थ सेक्टर की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं और एजुकेशन सेक्टर का जिक्र कर रहे हैं। अभी जो आपसे पीछे जो पैनल में थे, जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं, बदलाव आया है। तो आप जिस सेक्टर में हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या बदलाव आया है? क्योंकि जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, तो फिर हम तुलनात्मक हो जाते हैं। आप अपने ज़िले का, आपके आस पड़ोस के 100-200 किलोमीटर में जो ज़िले हैं वहाँ पर क्या स्थिति है, उनसे कंपटीशन होता है। फिर आप अपने आप को आकलन करते हैं कि आप उस पैमाने पर कहाँ फिट बैठते हैं। तो जिस ज़िले में हम हैं, महेंद्रगढ़ में, क्या वर्तमान में स्थिति है? अब मेरे से पहले जो लोग आए, ऑफ कोर्स जो ज़्यादा एक्सपीरियंस थे और उनको अनुभव के तौर पे कई बातें पता होंगी जो शायद मुझे नहीं पता होंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, बदलाव आया है। बदलाव हेल्थ सेक्टर में, पहली बात तो चाहे सरकारी उसमें देखें तो यहाँ का सिविल हॉस्पिटल बड़ा हुआ है, यहाँ मेडिकल कॉलेज आ रहा है। अब कोई भी नई चीज़ आती है तो बदलाव तो लेके आती है। वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी आएंगी। अब हम जो प्राइवेट सेक्टर में जो हैं, हमें भी अपना लेवल अप करना पड़ेगा अगर हमें सर्वाइव करना है तो, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में अब दायरा बढ़ेगा, आसपास के और लोग भी आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से इलाज करवाने आएंगे। जो लोग मेडिकल कॉलेज में भी आएंगे और बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आएंगे। अब उनको फैसिलिटी देना एक हमारा कर्तव्य बन जाएगा और हमारा एक फ़र्ज़ होगा कि हम उनको एक जेन्युइन मेडिकल फैसिलिटी एट द राइट कॉस्ट हम अवेलेबल करवाएं। तो स्वाभाविक सी बात है, सत्र तो बढ़ेगा और बदलाव आएगा। और मैं तो बड़ा खुश हूँ कि मेडिकल कॉलेज आ रहा है, हमारे पे एम्स खुल रहा है, डॉक्टरों को की अधिकता भी होगी, यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। आज जिन लोगों के पास में हेल्थ के लिए खर्चने को पैसा नहीं है, जब घर में रोजगार आ गया तो हेल्थ में पैसा खर्च सकते हैं। वो लोगों की जो सरकारी जो सुविधाएं हैं, जैसे ESI है और बाकी, अब ESI कोई काम करेगा तो तभी उसे ESI का फ़ायदा होगा। जितने लोग रोजगार में आएंगे उतना हमें फ़ायदा हो, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो। ठीक है सर। मनीष सर, बदलाव के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। बस आपके सेक्टर से जुड़ा हुआ। यस। क्या चेंजेस आए हैं और चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, बदलाव जो राव बहादुर सिंह जी ने अपनी बात रखी, थोड़ा सा मैं उस बात को बढ़ाना चाहूँगा। आज से 20 साल पहले का महेंद्रगढ़, 25 साल पहले का महेंद्रगढ़ और आज का महेंद्रगढ़, आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इतना बड़ा बदलाव आया है। शायद और शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बदलाव महेंद्रगढ़ ज़िले में देखने को मिला है। मैं 1 बाय 1 आपको काउंट करवाऊँगा। नंबर 1, एजुकेशन में टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ थी, अमर उजाला की न्यूज़ थी। जो महेंद्रगढ़ सबसे पिछड़ा इलाका होता था 25 साल पहले, 20 साल पहले, बैकवर्ड एरिया की सर्टिफिकेट मिलती थी सर यहाँ पर, और अब वो एजुकेशन में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर पहुंच गया महेंद्रगढ़ जिला। ये सबसे बड़ा बदलाव है। राव बहादुर सिंह जी ने बोला कि भाई, अगर किसी घर को आगे लेके जाना है, किसी एरिया को आगे लेके जाना है, किसी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को आगे लेके जाना है, तो उसके एजुकेशन अच्छी कर दो, अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ये सबसे बड़ा बदलाव है। उसके बाद हमारा एरिया ना गवर्नमेंट के साथ चलता है। माननीय मोदी जी ने बोला कि अपनी सोच को बदलो। कैसे? कि आप नौकरी पाने वाले मत बनो, आप नौकरी देने वाले बनो। उस सोच के साथ हमारा इलाका चल पड़ा है। आप देखिएगा कि आज जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे, जितने भी डॉक्टर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, लगभग अपने इलाके के हैं, सब ने अपनी क्लिनिक खोल रखी है और इतनी शानदार खोल रखी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सबसे बड़ा बदलाव है। हमारे बच्चों का माइंड ही चेंज हो गया। कैसे? अभी आप बोल रहे थे कि भाई लड़कियों का जो रेशियो है वो बड़ा है। जहाँ एजुकेशन अच्छी होती है ना सर, अपने आप वो लोग अवेयर हो जाते हैं, तो वो बड़ा बदलाव है। उसके बाद आपने बोला कि 1 डिस्ट्रिक्ट, यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट। यस, कमाल का ही पॉइंट था वो तो।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि महेंद्रगढ़ एजुकेशन में सबसे ऊपर हो गया, 2 मेडिकल कॉलेज आ गए। एमबीबीएस में 100 बच्चे 3-3, 4-4 गांवों से जा रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, आईआईटीज में जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के रिजल्ट को अगर काउंट करोगे, मेडिकल के रिजल्ट को और नीट के रिजल्ट को, तो आप ये पाओगे, बड़े बड़े गर्व के साथ बता रहा हूँ, अपने इलाके के लिए गर्व की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट रिजल्ट मेडिकल का और आईआईटी का है तो महेंद्रगढ़ जिले का है। सभी दर्शक गवाह हैं इस चीज़ के। वो बच्चे यहाँ पे प्रोग्रेस कैसे हो रही है, वो जो वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट, 2 मेडिकल कॉलेजेस आ गए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट को, प्लीज़ प्लीज़, कि यहाँ पर जितने बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ से एक आईआईटी कॉलेज यहाँ पर बने। चलिए, ये बात धर्मेंद्र प्रधान जी और आप पहुंचा सके तो पहुंचाएं मेरी बात, और ये जितने भी मेरे जो हमारे पॉलिटिकल एमएलए थे और मिनिस्टर्स। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 2 राय नहीं है। अगली बात, हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। ठीक है, प्लीज बोल लीजिए। दूसरी बात, हमारे बच्चे क्लैट की भी तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जुडिशरी में भी जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी आई। आप देखेंगे कि बच्चों, मतलब बच्चे, आप ये देखेंगे कि यहाँ के सारे स्कूल 360 डिग्री पे काम कर रहे हैं। क्लैट का भी यहाँ पर हो, फैशन डिजाइन का भी कॉलेज यहाँ पर आए। मेरी बात से सहमत होंगे आप लोग। योगी जी ने फिल्म इंडस्ट्री ला दी जेवर में, यूपी में, जेवर में। यहाँ पर भी बाछोद एयरपोर्ट बढ़ने जा रहा है, तो उसमें भी हम स्कोप देख सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये लोग रोजगार लेने वाले नहीं है, ये रोजगार देने वाले हैं भाई। आप ये बात मान लो, गवर्नमेंट की सोच के साथ ये इलाका बढ़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पर इस तरीके से कॉलेजेस आ गए, क्योंकि रॉ मटेरियल है यहाँ नहीं पे। सर देखिए, आप इस सोसाइटी में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी बातें 150 लोग सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो बात कह रहे हैं वो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, इग्नोर करेंगे। आज इग्नोर करेंगे, कल नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे, परसों नहीं कर पाएंगे। अगर आपके मुख से ये बात आ रही है तो आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए, ये चीजें पाइपलाइन में आ गई और हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर भी पूरा भरोसा है। हाँ, मैंने कहा ना कि अगर देखिए, कई बार हम लोग ये जिक्र करते हैं कि हमारा जो इलाका है वो शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है, तब हम लोग काउंटर करते हैं पब्लिक को, क्योंकि नेता लोग पब्लिक को काउंटर नहीं कर पाते, क्योंकि उनसे वोट चाहिए तो नहीं कह पाते। हम कहते हैं कि भाई जब आपके वोटिंग पैटर्न में एजुकेशन नहीं होगा तो फिर आपको कहाँ से एजुकेशन मिलेगा। आप इस सोच के लिए दो वोट कि भाई नेताजी वादा करके जाइए कि अगले बार जब आइएगा तो हमें इंजीनियरिंग कॉलेज दे के जाइएगा, अगर नहीं दे पाए तो नहीं आइएगा। पब्लिक उस सोच के साथ वोट नहीं करती। आप जैसे जो लोग जब ये बात कह रहे हैं, ये मांगे उठ रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 20 सालों में बदली है तो अगले 15 साल और बदलेगी। बैकवर्ड एरिया की सर्टिफिकेट मिलती थी। हाँ। और यहाँ पर आज बच्चे जो है वो यहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आके ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अग्री डॉक्टर विनीत यादव सर, ये जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें 2 चीजें होती हैं। एक जो बड़े अस्पताल होते हैं जो स्पेशल होते हैं किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए, आज की तारीख में भारत में ये संभव नहीं है कि वो हर ज़िले में हो पाए, वो स्टेट में एक जगह पे हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्राइमरी स्टेज पर कि छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उम्र के बाद एक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए लोगों को भटकना ना पड़े। आज की तारीख में अभी भी जैसे मैं कहीं हरियाणा में ही कोई बड़ी घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो चंडीगढ़, पीजीआई, रोहतक ऐसी जगहों पर रेफर किया जाता है। आप दिल्ली से नज़दीक हैं तो अगर बर्न केस है तो एनसीआर के हिस्से में सफदरजंग की बर्न केस है तो सफदरजंग, अगर ज़्यादा बर्न केस है तो ऐसी चीज़ों को लेकर हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि जो छोटे छोटे केसेस होते हैं उसको पहले स्ट्रेंथन करें, क्योंकि अगर आपका न्यू कमज़ोर रहेगा तो आप ये नहीं कह सकते कि हम बहुत बड़ा अस्पताल या बहुत बड़ा सेक्टर खड़ा कर देंगे। छोटे छोटे सेक्टर जब डेवलप होंगे तो फिर वो अपने आप में एक बड़ी इमारत बन जाएगी। आपका नोट? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जब मैंने यहाँ पे शुरू किया था 2013 में, तो हेल्थ सेक्टर डेवलपिंग स्टेज में था, अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन अब हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। जो रेफर की केस की बात है, नारनौल के डॉक्टरों से अब जयपुर के डॉक्टर डरने लग गए हैं, क्योंकि नारनौल के डॉक्टर अब जल्दी से रेफ़र नहीं करते,
यहाँ पे हमारे पास शहर में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, अच्छे फिजिशियंस हैं, अच्छे सर्जन्स हैं और अच्छे ऑर्थोपेडिशियंस हैं। लगभग हम केस यहाँ पे करते हैं और हमारे हेल्थ सेक्टर में जो गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर है उसमें भी लगभग सारी स्पेशलिटीज़ हैं। कभी कभी कोई एक दो कम हो जाती है लेकिन हम उनको कंपनसेट कर लेते हैं आपस में मिलजुल के। तो इस तरह से अब रेफर रेट बहुत कम है, इमरजेंसीज लगभग सब की सब यहाँ पे डील हो जाती है। यही मैं कह रहा हूँ, अब जब मेडिकल कॉलेज आ गए हैं, अब जब सर ऊपर उठेगा तो मुझे अंदाजा है लगभग अगले नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में लगभग रेफर केस ज़ीरो हो जाएंगे। गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का विशेष तौर पर किस तरीके का सपोर्ट हेल्थ सेक्टर को है? क्योंकि आज भी जो भारत का हेल्थ सेक्टर है वो दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर है, मशीनें बाहर से आती हैं। तो क्या हम पिछले 14, 10, 15 सालों में उस दिशा में बढ़े हैं? क्योंकि अगर हम उसको अपने यहाँ बनाएंगे, अगर एक MRI की मशीन है उसका कॉस्ट क्या पड़ता है, क्योंकि बाहर से वो मशीन आती है, महंगी पड़ती है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर वो भारत में बनेगा तो शायद उसकी वो ज़्यादा जगहों पर वो मशीन लग जाएंगी, तो फिर उसका जो कॉस्टिंग है वो भी कम पड़ेगा, लोग बेहतर तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हम ये देखते हैं ना कि लोग बहुत लेट हो जाते हैं, जो फिर लाइफ में बात बनाती है, वो चीज़ें हो नहीं पाती। तो गवर्नमेंट क्या उस दिशा में काम कर रही है? मेरे ख्याल से काम कर रही है। और अभी आप देख लो कि ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत अभी तो जो MRI CT स्कैन से इतनी ज़्यादा नहीं बनने लगे हैं, अभी भी बहुत सी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, लेकिन काफ़ी कुछ बनने लग गया है। जैसे लेप्रोस्कोप के इंस्ट्रूमेंट हैं, अब लगभग सारे इंडियन मेड हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लगभग सारे इंडियन मेड हैं। जो ऑपरेशन थिएटर में चीज़ होने वाली कई सारी इंस्ट्रूमेंट है, सियाम वगैरह, बहुत सारी चीज़ जो आप एंजियोग्राफी कराते हैं, एंजियोप्लास्टी कराते हैं, ये मशीनें इंडियन मेड बनने लग गई हैं। MRI भी बनने लग गई है, अभी इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं हुई है लेकिन बनने लग गई है। तो ये हाँ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और उसका फ़ायदा उसका हो रहा है उसको। और ख़ास कर ये लगा लो कि प्राइवेट सेक्टर में हम यहाँ पे जब शुरू किया था तो यहाँ पे CT स्कैन एक भी नहीं था। अब यहाँ पे शहर में कम से कम 8-9 CT स्कैन है। अच्छी बात है। तो वी आर डेवलपिंग एंड वी आर गोइंग इन द राइट वे। ठीक है मनीष जी, जब हम इसी चीज़ में एक ऐड कर रहा हूँ, प्लीज़, याद आ गया मेरे को। प्लीज़। एक बच्चा डॉक्टर साहब कविंदर आया है यहाँ पे, वो बच्चा उसने UCMS से UG की, उसके बाद PG भी वहीं से की उसने, और उसके बाद उसने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना काम स्टार्ट किया यहाँ पे नारनौल में। मतलब आपके लिए और हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि इतना अच्छा डॉक्टर यहाँ पे आ रहा है। और वो बच्चा जिस दिन उसने अपना हॉस्पिटल लॉन्च किया, हो सकता है कि आपस में पार्टनरशिप में क्या हो, तो एज ए टीचर, एज ए गुरु, मैंने उसकी पब्लिसिटी के लिए अपने स्टेटस के ऊपर उसका हॉस्पिटल का वो लगाया कि भाई ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि अब जयपुर और गुड़गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी ऐसा ही चाहिए। मेरा सवाल सर ये आपसे है कि जब वो हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं, तो पूरे देश में कोटा का जिक्र आता है। वो एक हब बन गया है कि तैयारी करना है, और ऐसा नहीं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ पर तैयारी करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सेक्टर को कम से कम, जो शिक्षा का भी 2-3 स्तर होते हैं, एक तो प्राइमरी एजुकेशन हो गया, एक मिडिल वाला हो गया, फिर अपर एजुकेशन हो गया, किस एजुकेशन पे अभी प्राइमरी फोकस करना चाहिए इस ज़िले को, कि उसमें आप स्ट्रेंथन जो है कि हरियाणा के बाकी बच्चे आकर यहाँ पढ़ना चाहें, फिर बाहर के बच्चे आएंगे? सर, कोटा वाली बातें तो बीते जमाने की बातें हो चुकी। अब कोटा में बच्चा नहीं जा रहा है। 50 to 60% बच्चा वहां पर जाने से रुक गया है, 50 to 60%। दूसरी बात, आप देख रहे हो कि आए दिन वहां पे कोटा में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वो पता है क्यों हो रहे हैं? बच्चे वहां पर अकेले हैं। अब वही चीज जो कोटा में थी, वही चीज महेंद्रगढ़ में बहुत सालों से मिलने लगी है। अब बच्चे नहीं जा रहे हैं तो बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन मिल रही है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो कोटा का सक्सेस रेट है IIT में और मेडिकल में, उससे अच्छा सक्सेस रेट महेंद्रगढ़ RPS का, मैं तो बात करूंगा अपने स्कूल की, लेकिन और स्कूल्स भी अच्छा कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर वहां पे 4%, 5% बच्चे सफल हो रहे हैं, तो अपने यहाँ 20 से 25% बच्चा सफल हो रहा है। एक मिनट प्लीज। आप दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई प्राइमरी एजुकेशन या किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप मेरी बात समझे, एजुकेशन में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है ये इलाका। जो रास्ते सोनीपत पढ़ने के लिए जाते थे, जो रास्ते रोहतक पढ़ने के लिए जाते थे, जो रास्ते
आपके हिसार पढ़ने के लिए जाते थे, अब वहां से बच्चे वापस आने लगे, वहां के बच्चे यहाँ आने लगे हैं, ना कि यहाँ के बच्चे वहां जा रहे हैं। उसके बाद सारे इंडिया के बच्चे, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सारे इंडिया के बच्चे अब महेंद्रगढ़ में प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और इवन कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेज में, वेटनरी कॉलेज में आने लगे हैं। और आप सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि गोल्फ कंट्रीज के बच्चे भी महेंद्रगढ़ पढ़ने आने लगे हैं। इसी नोट पे मैं इस सेशन को खत्म करूंगा। मेरी शुभकामनाएं, महेंद्रगढ़ विकास करे, क्योंकि ज़िला विकास करेगा तो राज्य विकास करेगा। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में आप जैसे लोग इस ज़िले को और सशक्त बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनीत यादव, इंजीनियर मनीष राव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर लगभग पहुंच चुके हैं। उन विचारों को हमने सुना और उन विचारों को साझा भी किया। तमाम प्रतिष्ठित व्यक्तियों की ओर से पर्सनालिटीज़ ने अपने अपने विचार साझा किए हैं। और मैं अगले सेशन की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी को पहले स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। और इसके साथ साथ हमारे खास मेहमान जो कि हरियाणा कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, डॉक्टर विपिन सांगवान, स्टेज पर आमंत्रित करूंगी। और इनके व्यक्तित्व के बारे में जिस तरह से जितना कहा जाए, चर्चाओं में, सुर्खियों में रहे हैं और अपने बयानों की वजह से एक बार जोरदार तालियां हो जाए पहले विपिन सांगवान जी के लिए और उनके योगदान के लिए और उनकी जिस तरह से राजनीति रही है, राजनीति में जो उनकी ओर से योगदान दिए गए हैं। हमने तमाम तरह के बयान दिए हैं, सुने हैं, जो उनकी ओर से दिए गए हैं। उन बयानों को लेकर आज बात करेंगे, समझेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सर, ओवर टू यू। चर्चा को आगे बढ़ाइए और समझने का प्रयास करते हैं हर एक पहलू पर। दीपिका, हम दोनों मिलकर इस चर्चा को करेंगे। आपका भी मैं स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि दीपिका से ही सवाल की शुरुआत हो। डॉक्टर विपिन सांगवान कांग्रेस के लीडर भी हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस के मेडिकल सेल के इंचार्ज भी रहे हैं और खुद ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स भी चलाते हैं। तो दीपिका, पहला सवाल आपका। शुक्रिया सर मौका देने के लिए। पहला सवाल, चूंकि मेरा पहला सवाल तो सर इसी मुद्दे पर रहेगा, क्योंकि आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस में किस तरह से तमाम तरह की बातों को लेकर खींचतान हो रही है, तमाम तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपको संगठन को लेकर रहेगा कि संगठन की मजबूती के लिए बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन काम असल मायने में क्या फाइनल लिस्ट कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या प्रारूप रहेगा, इस पर बता दीजिए। नमस्कार दीपिका जी। ये वर्ष कांग्रेस ने संगठन सृजन वर्ष के रूप में मनाया है और इसके तहत सेंटर के पर्यवेक्षक, जिले के पर्यवेक्षक और नेताओं द्वारा सुझाए गए नाम, उस पैनल ने हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके जो कर्मठ कार्य करता है उनकी लिस्ट बनाई है। और पिछले 15-20 साल से जो कांग्रेस में संगठन नहीं था उसको बनाने के लिए राहुल गांधी जी के दिशानुसार उन लोगों को तवज्जो देनी स्टार्ट की है और ये लिस्ट अगस्त महीने में आपको देखने को मिलेगी। तो आपका दावा है या दावा जो आप कर रहे थे अब पीछे हट गए, क्या हुआ? क्योंकि आपने भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए खुले मन से आईसीसी के दरवाजे खटखटाते हुए दावा ठोका था। लांबा साहब, सपने देखने का हक हर इंसान को है और चूंकि हम राहुल गांधी के सिपाही रहे हैं और कर्मठता से कार्य किया है, तो अब हमारी मांगने की ज़रूरत है। और इस टाइम कांग्रेस को भी, हरियाणा कांग्रेस को भी एक सर्जन की ज़रूरत है जो सर्जरी कर सके संगठन की जो ये गुटबाजी है और नेताओं की बयानबाजी है एक दूसरे के प्रति, एक अच्छी सर्जरी। और मैं मानता हूँ कि मैं बीइंग ए डॉक्टर अच्छी सर्जरी कर सकता हूँ और इस जो बंदरबाट और संगठन के तमाम लोग जो एक दूसरे से मिलते वक्त हिचकिचाते हैं और एक कांग्रेस बनके नहीं चलती है, जिससे बार बार बीजेपी गवर्नमेंट पक्ष में आ रही है, तो और हमें भी पक्ष में बैठना पड़ रहा है, ये चिंता का विषय है। तो इसके लिए मैं मानता हूँ कि राहुल जी जरूर कोई ना कोई मौका देंगे।
सर्जरी का आपने जिक्र किया, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आपके अनुभव अच्छे हैं। अब मैं उसी मेडिकल टर्म में न जाकर राजनीतिक तौर पर आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए तो जनता को भी उम्मीद थी और मीडिया चैनल्स को भी ज़्यादा उम्मीद जिस तरफ पाला जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक गुटबाजी का एक बड़ा फैक्टर, जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे हैं, तो इसी गुटबाजी को मैं आगे बढ़ाते हुए, क्या आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी का हरियाणा में आना, एक सीधा सीधा मंत्र देना, इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए 1 महीना हो चुका है, कारगर सिद्ध हुआ है अभी तक या नहीं? मैडम, हमारे आला कमान ने इलेक्शन से पहले सर्वे करवाया और हम लगभग 70 सीटों पे थे। उसके बाद दूसरा सर्वे हुआ, 67 से 70 सीट के बीच में हमें मिल रही थी। और संगठन की कमान जो है वजीर और राजा के हाथ में थी। वजीर का ज़मीर बिक गया और राजा ने आला कमान को भी भ्रमित किया और खुद भी भ्रमक स्थिति में रहे और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। किसने किया? आज खुले मन से नाम ले दो ना, आप कहते रहते हो भाई राजा को भ्रमित किया, उसने किया। आपको पता है, आप मन ने तो क्या पता है क्या नहीं पता, आप बताओ जी खुल के, आप नेता हो, आपको ज्यादा पता होगी अंदर की बात। देखिए, 2004 में कांग्रेस आई थी भजनलाल जी के नाम पे और मुख्यमंत्री बना दिया गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 67 विधायकों के साथ आए, बाद में वो 44 हुई, घट के वो 15 पे आ गई, फिर दोबारा घट के अब 37 पे आ गई। तो ये बार बार चला हुआ कारतूस हो चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा उनको हठधर्मिता छोड़ के बेटे को आगे करके, मैं तो ये मानता हूँ कि उनके बेटे की राजनीति के चक्कर में हरियाणा के कम से कम 200 ऐसे नौजवान हैं जिनकी वीरगति हो गई है, जो ना ये समझ पा रहे हैं कि किस पाले में जाएं, शैलजा जी की नमस्ते करें, हुड्डा जी की नमस्ते करें। वो सब सच्चे सिपाही हैं संगठन के और चाहते हैं कि कांग्रेस भूमिका में आए और हम लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर राजनेता बनने का मौका हमें भी मिले। मगर हठधर्मिता के कारण और हुड्डा साहब के नज़रिए के कारण ऐसा हुआ कि उन युवाओं को या तो दूसरी पार्टी में माइग्रेट होना पड़ा जिनकी ज़मीनें बिक गई, और या फिर उनको राजनीति को टाटा बाय बाय बोलकर कोई छोटी दुकान चला रहा है, कोई बड़ी दुकान चला रहा है, अपने काम कर रहा है, राजनीति और देश के विकास में योगदान नहीं दे पाए। इस चीज़ का मुझे बड़ा खेद रहता है। लेकिन समझने का प्रयास हम आपके बयानों से ही करना चाहेंगे। कुछ समय पहले आपने हायर फॉर फायर करके एक बयान दिया था। मैं गुटबाजी से जोड़ते हुए इन बयानों को ही देखना चाहूँगी और आपसे एक निष्कर्ष जानना चाहूँगी। क्या लगता है कि हरियाणा में किन मायनों में कांग्रेस अगले 5 सालों में स्थिर हो सकती है, सफलता की राह में निकल सकती है? रास्ते बताइए। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूँ, साल बचे हैं 4। एक सरदार को जेल होगी, उसकी पत्नी खूब रो रही थी, 3 साल की जेल हुई, तो वो बोली कि जी क्या होगा? बोला इस साल जाना, अगले साल रहना, उससे अगले साल तो आ ही जाना है। हम तो राज्य में आने वाली स्थिति में बैठ गए हैं। जलेबियां तो पहले भी बनी थी, देखिए जलेबियां पहले भी बन रही थी। अब आज जो आप कह रहे हैं तो उस बात पे आप अपनी ही बात पे काउंटर कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इस साल विपक्ष का काटना है, अगला साल विपक्ष को देना है, उसके बाद तो संघर्ष की स्थिति। दीपिका वही तो कह रही है, ऐसी उम्मीदें तो आपने इस पिछले चुनाव में भी करी थी 2024 में। तो वो हमारे नेताओं की अनदेखी और गुटबाजी का। अब क्या गारंटी है कि अब ऐसा नहीं होगा? भाई जून की डेडलाइन देखे गए राहुल गांधी, दीपिका ने बखूबी सवाल किया और कि भाई डेडलाइन होगी, वो नाम भी आ गए, 5-5, 6-6 दे दिए जिलाध्यक्षों को, कटे हमें पर्ची। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, समय थोड़ा लग सकता है, मगर आपको निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ताओं की सूची देखने को मिलेगी। 28 से पहले आ जाएगी? नहीं, 15 अगस्त से पहले, गणतंत्र दिवस से पहले आ जाएगी। अच्छा, इसी 15 अगस्त? हाँ, 15 अगस्त पूरा बोलो। 15 अगस्त। 15 अगस्त क्या 2025? 2025 पक्की बात है? पक्की बात। रिकॉर्ड करके रख लें, रिकॉर्ड करके रख लीजिए। तो मान लिया जाए कि 15 अगस्त हमारे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के मंच पर एक बड़ा स्टेटमेंट कांग्रेस के हरियाणा के बड़े चेहरे की ओर से दिया जा रहा है। 15 अगस्त के दिन
हरियाणा में कांग्रेस गुटबाजी से मुक्त होगी, नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, नया एलओपी मिलेगा और कर्मठ कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के रूप में मिलेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष वो के रूप हरियाणा में से आएंगे, मिलेंगे। बाहर से आएंगे? नहीं, ये तो नीति बीजेपी की है कि बाहर से लाने की, ये सब हरियाणा से ही आएंगे। नहीं, यहीं के आएंगे। कौन से गुट से आएंगे? गुट क्या है भाई, कोई किसी का तो होगा ना, 4-5 गुट हैं। सब पे लगाम लगा दी गई है। तो नया गुट होगा अब? नया होगा। कौन सा होगा वो? राहुल गांधी गुट। अब नहीं है राहुल के? अब लीडरों की नमस्ते में बिजी थे, अच्छा, अब नहीं होगा। तो राहुल जी नमस्ते नहीं लेते? कह रहे किसी को मिलने का टाइम नहीं देते, फिर नमस्ते तो नहीं, करेंगे। ऐसा नहीं है, राहुल गांधी जी नहीं मिलते। राहुल गांधी जी कल भी ओबीसी का सम्मेलन किया है, सबसे मिले हैं, सबसे बात बताई है और उन्होंने कहा है कि मैं मोदी से पर्सनली आपकी मिला हूं। नमस्ते ओली हैं? आपकी नमस्ते ओली? हाँ, मीटिंग होगी। मीटिंग ओली? हाँ। आश्वासन है? आश्वासन है। उतरेगा? ये उदाहरण दूं 2-3? देखिए, ऐसा है, सिपाही होना एक बड़ी बात है, पद और पद से विहीन रहना ये अलग बात है। मेरे खून के अंदर एक एक बूंद के अंदर कांग्रेस समाई हुई है। मैं प्रदेश के किसी भी कोने में बैठा हूँ या देश के किसी भी कोने में बैठा हो, कांग्रेस की मजबूती का काम करने का कार्य मैं करता हूँ और करता रहूँगा। डॉक्टर विपिन सांगवान, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा गुटबाजी खत्म करने को लेकर, इन पहलू पर हम बात तो कर रहे हैं। मैं आपसे एक स्टेटमेंट पे समझना चाहूंगी। पीसीसी को लेकर भी तमाम तरह की गुटबाजियां, चेहरों के नाम, अंतरकलह की जो खबरें सामने आती हैं हम रोजाना पढ़ते हैं, लेकिन विपिन सांगवान उस भूमिका में अगर आते हैं, उन्हें कोई जिम्मेदारी हरियाणा कांग्रेस की ओर से दी जाती है, तो सबसे पहले तो वो भूमिका क्या आप मानते हैं कि वो हो सकती है? देखिए, मैं आपको बड़ा सिंपल लाइन ऑफ एक्शन बताता हूं। एक लीडर का काम होता है सीनियर लीडर्स की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, उनके दिशानुसार काम किया जाए, सहयोगियों को साथ लेकर चला जाए और छोटे कार्यकर्ता और निम्न सतर के कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़े फिर इसी पर मेरा सवाल रहेगा, माफी के साथ। हाँ, आप सवाल करिएगा, मैं जवाब दूंगा। इन सबको साथ लेके चला जाएगा और इस तरीके से पार्टी का कैडर खड़ा होगा और वो बीजेपी की जितनी भी कुनीतियां हैं उनका डटकर विरोध करेंगे, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो, गांव स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। अब देखिए, सवाल पूछने का मौका आप ही दे रहे हैं, आप ही के जवाब से मैं सवाल पूछूंगी। आपने कहा कि एक ऐसी पार्टी जहां पर सभी को मिलजुल कर, जो निष्कर्ष मैं निकाल पा रही हूं कि सभी को मिलजुल कर लिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर लेकर चल रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है ये समन्वय, तालमेल पिछले 11 सालों से कांग्रेस बैठा पाने में असफल क्यों हो रही है और अभी तक नहीं बैठ पाए वो तालमेल? इसमें देखिए, गलतियों का एनालिसिस करने बैठेंगे तो शायद रात हो जाएगी। करो, आज चर्चा करते हैं, हो जान दो रात आज। नहीं, इसका एक ही वो है कि पुत्र धर्म के मोह में धृतराष्ट्र जी ने कांग्रेस की आला कमान को, तो फिर बीजेपी वाले पता किसका दे देते हैं? आपके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता उनका भी कह देते हैं कि पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस का खराब हो रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं इस बात को। किसका? सोनिया जी का, राहुल जी का नाम लेके कहते हैं। नहीं, राहुल गांधी, तो आपको यकीन करना होगा इस बात पे, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, महात्मा गांधी जी के बाद इतनी लंबी यात्रा किसी परिवार से की है तो वो राहुल गांधी जी ने की है और पाई है लोकसभा में। यहाँ देखना एक बार वैसे पीछे मुड़ के, ये जो साउथ हरियाणा है, इसको जीते बिना कांग्रेस का रिवाइवल मुझे लगता है दीपिका संभव नहीं है, क्योंकि 2 बड़े गढ़ हुआ करते थे जिसमें राव दान सिंह साहब का कहें लगातार जीतते थे, चिरंजीव राव का कह लीजिए या कैप्टन सिंह यादव का। इस बार तो ऐसा हुआ माहौल, यही साउथ हरियाणा का जिक्र इन 2 नेताओं का नाम मैंने इसलिए लिया कि यहाँ से तो इतना सूबड़ा साफ कर दिया बीजेपी ने, साउथ हरियाणा में छोटी सी भी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाओगे। ठीक है, नांगल चौधरी जैसी सीट आप लोग जीत गए, अभय आए हुए थे, अभय सिंह यादव जी, लेकिन ये साउथ हरियाणा में तो बिल्कुल कहते हैं ना, जीरो ही हो गया। साउथ हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह एक बड़े लीडर हैं और उनको नाराज करने में भी भूपेंद्र हुड्डा जी की अहम भूमिका रही है। मेरा मानना है कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट देके राव इंद्रजीत सिंह की टक्कर ली जा सकती है।
रावदान सिंह जी को मजबूत करने की ज़रूरत है, कैप्टन अजय यादव को मजबूत करने की ज़रूरत है, और गुड़गांव जैसे क्षेत्र में किसी अच्छे नेता की ज़रूरत है जो लोग पार्टी के ग्राउंड स्तर पर कार्य करें और पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना हो। सांगवान जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, ग्राउंड स्तर का आप बात कर रहे हैं तो मैं आप ही के वर्ड को कैच कर रही हूँ। जब एक चुनाव में कोई भी दल हार का सामना करता है तो अगले चुनाव की तैयारी में, जैसे आपने कहा कि हम जुटे हुए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि असल मायनों में धरातल पर कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से कनेक्ट कर रहे हैं? अभी नहीं जा रहे, अभी एक बार संगठन सृजन का वर्ष है। अगले साल आपको कांग्रेस का नया रूप देखने को मिल जाएगा। आपके कई बयानों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को लेकर चीज हुई, तो फिर सांगवान साहब को किस गुट का मान लिया जाए? ठीक है, राहुल गांधी के सिपाही, राहुल गांधी साहब ठीक है, एलओपी है, बड़े नेता हैं, आपके कह सकते हैं सारे के सारे, लेकिन फिर ये क्यों ना कहा जाए कि किसी और गुट से आप संपर्क रखते हैं, इस वजह से एक दुर्विरोधी है? नहीं, मैं हुड्डा साहब का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो उनके साथ चाय पीता हूँ। आपने कहा ना पुत्र मोह में उन्होंने सब खराब कर दिया। अगर घर का दादा गलती करेगा तो कहने की तो अनुमति होगी। दंडित करने का काम जो है आला कमान का है, हम तो कह सकते हैं अपनी बातें। कौन है फिर कांग्रेस का ऐसा लीडर जिसके नेतृत्व में कांग्रेस हरियाणा में सरवाइव कर सकती है? क्योंकि विधायकों की संख्या तो ठीक ठाक है। अभी ये दीपिका बार बार आपसे पूछ रही हैं एलओपी, एक एलओपी तक भी तो बना नहीं पा रहे, तो ये चीजें तो फिर नेगेटिव मैसेजेस में लोगों में जाता है। ये तो 15 अगस्त की डेडलाइन मैंने आपको ये डेडलाइन तो आपने हमें अध्यक्षों को लेकर दी है ना, उन चेहरों को लेकर जिनकी कवायद चले। एलओपी पर भी सर का सवाल है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र के हिसाब से ही कार्य होते हैं। इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। जनाधार वाला लीडर कौन है सबसे बड़ा? जनाधार वाला लीडर कौन है हरियाणा कांग्रेस में? अब हरियाणा में जनाधार वाला लीडर इस टाइम दीपेंद्र हुड्डा है। तो फिर कह रहे हैं कि उनको हटा के दूसरा देखना पड़ेगा, आप कह रहे हैं ना, उनको साइडलाइन करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने गलतियां की कुछ। हाँ, ऐसा करना पड़ेगा, वक्त की जरूरत है। उससे फिर जनाधार, उनका प्रभाव जो है 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा है, रोहतक और झज्जर। उसके अलावा जीटी रोड बेल्ट पे और बाकी जींद जिले में, सोनीपत जिले में, इन जिलों में, हिसार में, सिरसा में, इन जिलों में जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको तवज्जो देते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। इस सबसे कब, चलो ठीक है 15 अगस्त में आ जाएगा दीपिका इनका हर सवाल। एक सवाल तो दे दीजिए कि जो जनता है वो एक मजबूत विपक्ष से उम्मीद करती है कि जो सवाल उठाने, मीडिया का काम हो या फिर अपोजिशन पार्टी का काम हो, प्रदेश में यही होता। कई मुद्दे हैं क्राइम को लेकर, इसी मंच पर आप बैठे थे, मैंने और मेरी टीम में पूरे सहयोगियों ने तमाम सवाल पूछे क्राइम को लेकर। आप लोगों ने कोई धरना प्रदर्शन, कोई विरोध प्रदर्शन किया? प्रेस नोट आ जाते हैं, प्रेस नोट पे सवाल लगा के रस्म अदायगी पूरी हो जाती है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम होता है प्रदेश की सरकार का, और प्रदेश की सरकार इस टाइम रिमोट कंट्रोल से चल रही है और फीता काटने में मशहूर है और फीते काटे जा रहे हैं, परंतु धरातल पर कोई भी काम। ये था कि विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष ने कोई धरना प्रदर्शन किया है या प्रेस नोट जारी करके ही विपक्ष का काम पूरा हो जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर का तो हम कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, मीडिया में रोज छप रही है। सर देखिए, 15 अगस्त के बाद जब संगठन बन जाएगा तो ये सारी कार्य, इनको अमली जामा पहनाया जाएगा। आपको संघर्ष रोडों पर भी देखने को मिलेगा, विधानसभा के घेराव भी होंगे, लीडर्स के घेराव भी होंगे, उनके घरों पे उन पे जवाबदेही भी होगी, आरटीआई भी लगेंगी। अभी जैसे अब आपकी एडीए और डीडीए की लिस्ट आई, उसके अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से बाहर के युवकों को तवज्जो दी गई है, विकास बराड़ा जी को तवज्जो दी गई है, जिन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं। इस तरह के तमाम। चलिए सांगवान जी, तो फिर मान लिया जाए कि किसी पंडित से आपने मुहूर्त निकलवा लिया है कांग्रेस ने 15 अगस्त का, और तभी आप बार बार 15 अगस्त बोल रहे हैं। पंडित या ज्योतिषी मान लेते हैं, एक टर्म मैंने यूज किया है। पंडित तो रूठे हुए हैं कांग्रेस से। नहीं, जातिगत ज्योतिषाचार्य की बात कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्य की मैं टर्म में दोबारा ज्योतिषाचार्य के अनुसार ये राहुल गांधी जी का डेडलाइन है
कि 10 से 15 अगस्त में इसको फाइनल करके अमली जामा पहना के और प्रदेश को एक मजबूत बहुत विपक्ष शॉर्ट में आपसे समझना चाहूंगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि 1 साल तक लीडर ऑफ अपोजिशन ना मिलना हरियाणा की जनता के साथ, जिन्होंने आपको वोट दिया है, विपक्ष में बैठाने का काम किया है, उनके साथ धोखा था? ये जिम्मेवारी से भागने की बात है और मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं। ऐसा काम आप इस्तीफा मत दे देना, उदयभान जी ने दिया नहीं अभी। आप इस्तीफा मत देना अभी, उदयभान जी ने खुद नहीं दिया। इसकी जिम्मेवारी उदयभान जी को लेनी चाहिए थी और नैतिक जब वजीर का जमीर मर जाए तो फिर जनता क्या करेगी और क्या विपक्ष करेगा। उनको नैतिक हार का जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी और तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर सर आपके सवाल ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत दीपिका कई चीज पूछी और मुझे लगता है कि पूछे क्या, इनका तो पूरा डेडलाइन 15 अगस्त की आ गई है, तो 15 अगस्त के बाद किसी और मंच पे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा तमाम मुद्दे आपके उठाता रहेगा। दीपिका, ओवर टू यू। एक कोशिश की हमने साउथ हरियाणा के तमाम मुद्दे दिखाने की और यहाँ के खास तौर से लोकल लीडर्स को बुलाकर ये होता है कि यहाँ के मुद्दे आए और हमारी पूरी टीम जुड़ी रही। ओवर टू यू दीपिका। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी आपका भी, और मंच का संचालन अब मेरे सहयोगी धर्मराज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।